सबसे पहले सीखने वाले कि डिमांड एरिया कैसे वर्क करेगा। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 2 डिमांड एरिया मैंने बना के रखा है, एक इधर भी है एंड सेकेंड ऊपर भी है। रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर वाले डिमांड एरिया के पास आया, पर कई बार ऐसा होता है ना कि सेकेंड जो डिमांड एरिया मैंने मार्क किया है इस तरह से ना जाके पहला वाला डिमांड एरिया करेगा। कैसे पता चलेगा फेल होगा सक्सेसफुल होगा, कौन सा डिमांड एरिया काम करेगा कौन सा नहीं, वो सीखने के लिए वीडियो को आगे देखो। पहला जो ट्रू एरिया होता है वो डिमांड एरिया की तरह वर्क करेगा ही करेगा, पर जो डिमांड एरिया ऐसा बनता है जो कि फेल हो सकता है उसको इंड्यूसमेंट एरिया बोलते हैं। अब देख लो जैसे कि चार्ट पे डिमांड एरिया एक बनाया है और एक नीचे है, बहुत नीचे डिमांड एरिया, दो जगह पे। पहला जो रिट्रेसमेंट लिया डिमांड एरिया के पास आया, हालांकि देखो यहाँ पे क्या चीज़ है ना, डिमांड एरिया तो ऊपर भी है, बट द थिंग इज कि वहाँ पे अगर हम एंट्री लेते, एक रेड कैंडल के बाद रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद हम बुलिश कैंडल पे अगर एंट्री लेते डिमांड एरिया के पास, तो वो एंट्री हमारा फेल भी हो सकता था, लिक्विडिटी लेने नीचे आ सकता था। अब यहाँ पे बात है कि क्यों आ सकता था। तो जैसे देख रहे हो ये डिमांड जो एरिया है यहाँ पे बचा हुआ है, मतलब ऊपर लिक्विडिटी रिट्रेसमेंट, वापस से हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है नीचे आके डिमांड एरिया, ये तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तोड़ दिया, क्यों तोड़ा, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट बन चुका है, यहाँ पे उसको ऑर्डर ब्लॉक अच्छे नहीं मिल रहे हैं या फिर बहुत अच्छा डिमांड नहीं है वहाँ पे ज़्यादा जो बायर्स हैं उनका डिमांड नहीं है, तो वो इंड्यूसमेंट एरिया हो जाएगा। अब समझते हैं कि कैसे होता है ये। नॉर्मल जो ट्रेडर है, एक एवरेज ट्रेडर, वो क्या करेगा, डिमांड एरिया 2 से अपना ट्रेड देखेगा कि अच्छा मार्केट बुलिश है, ओके डिमांड पे आएगा वो ले लेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या करेगा, बड़े प्लेयर जो बैठे हैं वो ऐसे ही हर किसी जगह से नहीं लेके जाएंगे मार्केट को, वो एक प्रॉपर अच्छे डिमांड एरिया पे आने का वेट करेंगे, क्योंकि ऊपर ऑर्डर ब्लॉक्स बना रहा है, एक बार स्टॉप लॉस हंट करेगा ही करेगा। देन फिर जब डिमांड एरिया 1 पे आएगा तो वो हो जाएगा ट्रू एरिया, और जो डिमांड एरिया फेल हुआ है ऊपर उसको ही हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट एरिया। और बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, इंड्यूसमेंट एरिया में ही ट्रेड लेके हमेशा फंस जाते हैं। अब इसको सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे इससे बचा जा सकता है। तो इसमें 2 चीज़ सीखना होगा, इम्बैलेंस और स्ट्रक्चर। इम्बैलेंस में सबसे पहले अगर हम सीखेंगे तो देखेंगे कि देखो प्राइस नीचे आया, वापस एक बुलिश कैंडल और एक FVG बनाया, फेयर वैल्यू गैप। तो ये फेयर वैल्यू गैप जो बना है ये बुलिश की साइड पे बना है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही देखोगे चार्ट मूव करेगा, अगेन जो कैंडल होगा ना वो फेयर वैल्यू गैप के पास, इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, तो ये इसको आना ही आना है एक बार ना एक बार इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए। यही है इम्बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ऑर्डर्स लगते चले जा रहे हैं एट मार्केट प्राइसेस, तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जिस पे भी मतलब बता रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं वो लगे हैं सीधा मार्केट प्राइस पे, तो वो एक इम्बैलेंस है उस जगह पे। और उसके नीचे अगर डिमांड एरिया है तो उस डिमांड एरिया पे वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। मतलब ये जो चार्ट है, अगर ये डिमांड एरिया पे आया तो यहाँ पे लिक्विडिटी हंट नहीं करेगा, इसको इंड्यूसमेंट एरिया नहीं बनाएगा और यहाँ से वापस अपसाइड की तरफ मूव करेगा। इम्बैलेंस उसको खींचता है अपनी तरफ। FVG के पास आया नीचे डिमांड एरिया पे, तुम एंट्री बनाओ बिंदास। अब देखो यहाँ पे ऊपर है डिमांड एरिया, नीचे है इम्बैलेंस FVG, तो इसमें क्या है, इसमें डिमांड एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर डिमांड एरिया के पास आया तो तुम सोचोगे बुलिश ट्रेड लेंगे, मत लेना, वो स्टॉप लॉस हंट करेगा, क्योंकि डिमांड एरिया पहले है और इम्बैलेंस नीचे है, तो एक बार वो FVG फिल करने आएगा ही आएगा, तो डोंट बाय हियर, ठीक है। सबसे पहला जो रूल है डिमांड एरिया, अगर डिमांड एरिया मान लो बनाया है, उसके नीचे इम्बैलेंस या FVG है, तो कभी भी तुम डिमांड एरिया को वीक ही प्रेफर करो, उसको स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया नहीं मान सकते। इम्बैलेंस तक जाएगा ही जाएगा, इम्बैलेंस जाने के बाद अगर कोई बुलिश ट्रेंड मतलब स्ट्रक्चर दिखता है तुमको तो फिर करो। दूसरा है स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखेंगे पहले हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, अगेन हायर हाई, तो यहाँ पे जो एक सपोर्ट बनाया है या लिक्विडिटी नीचे की तरफ जो लिक्विडिटी लिया है, या लिक्विडिटी नहीं भी लिया है, एक डिमांड एरिया बना के, मतलब पिन बार कह सकते हो, पिन बार बना के जो डिमांड एरिया बनाया है, पुलिस हुआ है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है अपसाइड की तरफ, वहाँ से रिट्रेसमेंट भी ले लिया एक रेड कैंडल का, तो वो जो है बहुत अच्छा डिमांड एरिया है। अब इसमें जैसे देखो प्रीवियस हाई है उसको लिक्विडिटी ले लिया प्रीवियस हाई का,
जैसे प्रीवियस हाई का लिक्विडिटी लिया ना, डिमांड एरिया पे अगेन आएगा तो वो वीक हो जाएगा क्योंकि वो बायर्स का लिक्विडिटी ले चुका है। तो फिर इस जगह पे हम उसको इंड्यूसमेंट एरिया मानेंगे और वो तोड़ेगा तो हम शायद सेल साइड की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे बाय साइड जाने की अपेक्षा। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो पहला है कि अगर इंड्यूसमेंट एरिया है तो हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। दूसरा, अगर एफबीजी है डिमांड के नीचे तो फिर हम एफबीजी तक वेट करेंगे। अब देखो एक चीज़ और है कि यहाँ जो डिमांड एरिया बनाया है और प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, उसके बाद डिमांड एरिया के बाद एफवीजी है। तो इस एफवीजी के बाद जैसे ही यहाँ तक मार्केट वापस आता है, कैंडल स्टिक बनाता है, तो ये डिमांड एरिया इतना स्ट्रांग होगा कि हम बेधड़क वहाँ पे अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। अब ट्रेंड मान लो मार्केट है तो यहाँ पे बहुत सारे डिमांड एरिया बनेगा, 1 2 3 डिमांड एरिया बनाया मैंने। देखो यहाँ पे अब तुम देख लो कि 3 डिमांड एरिया है, कौन सा वर्क करेगा, कैसे फाइंड आउट करोगे। तो मार्केट कभी भी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जो होता है ना, वो तुमको ऐसे ही किसी भी डिमांड एरिया से नहीं, जैसे डिमांड एरिया ए है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, बट एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर या एक अच्छा खासा पैसे वाला, मतलब जो समझ रहा है मार्केट को, जो अच्छा खासा पैसा लगा रहा है, कोई इतने रुपए लगा रहा है, तो वो ऐसे ही ए वाले डिमांड एरिया से नहीं लगाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक प्राइस पे आने का वेट करेगा। अब देखो बी के पास एफवीजी है तो बी हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डिमांड एरिया के पास एफवीजी है, तो वहाँ पे एक बार हम सोच सकते हैं। सी के पास भी देखो एक है एफवीजी, डिमांड एरिया उसके ऊपर है एफवीजी, तो सी भी हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या है कि उसके बाद फिर से बनाया है ना बी में, तो इसलिए हम कंसिडर करेंगे बी को, यानी कि आएगा बी के पास डिमांड एरिया एफवीजी के पास। वहाँ पे अगर कोई बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है मार्केट, तो फिर हम अपसाइड की तरफ ट्रेड लेंगे। सी ए वाला कंप्लीटली फेल होगा, यहाँ पे ए वाले पे ट्रेड लेने का सोचना ही नहीं। बी वाले पे ले सकते हो क्योंकि यहाँ भी एफवीजी है और रिट्रेसमेंट करके यहाँ से वापस गया है, तो हम यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बट अगर फिर से यहाँ पे देखो, जैसे कि बी वाले पे अगर नहीं मिलता है डिमांड एरिया पे एक मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छा सा, तो फिर हम क्या करेंगे, उस सिनेरियो में हम स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, चाहे वो हमें सी पे क्यों ना मिले, भले बी फेल हो जाए। हालांकि बी जल्दी फेल नहीं होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद वहाँ से रिट्रेसमेंट लेने के बाद एफवीजी बना के गया है, तो वहाँ पे फेल होने के चांसेस बहुत कम है। बट अगर बी के पास तुमको नहीं मिलता है तो तुम सी वाले डिमांड एरिया तक आने का वेट करोगे, क्योंकि इससे प्रीवियस में अगर आप देखोगे तो एक हायर हाई के पास वहाँ पे रिजेक्शन ले सकता है अगर बी को तोड़ा, तो वहाँ से बी को जैसे तोड़ेगा ना, वो फिर फेल हो जाएगा और हम सी तक आने का वेट करेंगे। हो सकता है बी के पास तुमको कभी कभी लिक्विडिटी लेने को दिख जाए, लेकिन अगर तुम ट्रेड मतलब 4-5 साल से कर रहे हो तो तुमको वो चीज़ समझ आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, तो तुम अगेन वहाँ से देख सकते हो। पर अगर तुम नए हो तो तुम एटलीस्ट सी तक आने का वेट करो, ताकि तुम्हारे लॉसेस कम हो, प्रॉफिट बड़े हो। और अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है कि हाँ ये ऐसे काम करेगा, कैसे लिक्विडिटी लिया, तो तुम फिर ले सकते हो। बी के पास एफवीजी के पास से अच्छा खासा तुम्हारा ट्रेड बन जाएगा, जो नेक्स्ट हाई रहेगा वहाँ तक, हायर टाइम फ्रेम में एरिया